बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have started our third chapter of our physics book. We have covered our initial topics and our introduction, which includes the definition of force and inertia. Today, we are going to start our next topic, which is momentum and laws of motion. As I told you in the introduction that we are going to study 3 laws of motion in this chapter, and we are also going to study a very important physical quantity, which is momentum. So let's first start with the definition of momentum. What is momentum? Page number 59, momentum की definition. Momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. हमने inertia और force को डिस्कस किया था, ठीक है। फोर्स क्या थी कि हम अगर किसी बॉडी को मूव करवाना है या स्टॉप करवाना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई फोर्स चाहिए, कोई ताकत चाहिए, और फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है और शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकती है। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम दो चीज़ों पर, मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी के अंदर, हर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो चीज़ों पर, दो मज़ीद फिजिकल क्वांटिटीज़ उसके अंदर प्रेजेंट हैं जिस पर वो डिपेंड कर रही है। और वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? वो है, एक है मैस और एक है वेलोसिटी। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा कि बॉडी का जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा है। सो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज पोजेसेस, जो बॉडी पोजेस करेगी क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि बॉडी में कितना मोशन प्रेजेंट है, वो कितना मोशन और परफॉर्म कर सकती है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक उसका मैस और एक उसकी वेलोसिटी, ठीक है। आप इन दोनों पैरामीटर से वाकिफ़ हैं कि क्या है। मैस जो है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम जो है, ओवरऑल मोमेंटम आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी होती है एज वेल एज मैग्नीट्यूड। सो मोमेंटम भी क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डेली लाइफ से हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। आपने गन को बुलेट को फायर होते हुए देखा होगा गन से, ठीक है। आर्मी के जो होते हैं या पुलिस में जो होते हैं वहाँ आपने देखा होगा, मुख्तलिफ वॉर्स वगैरह, मुख्तलिफ ड्रामाज में या फिल्म्स में आपने देखा होगा गोलियाँ चलते हुए, या वैसे ही आम आपने अल्लाह न करे कहीं पर इस तरह का कोई इंसिडेंट देखा हो। तो वो जब आप अगर देखें किसी को भी, खुदा न खास्ता अगर गोली जाकर लगती है तो फ़ौरन उसके जिस्म में से खून निकलना शुरू हो जाता है। हालांकि वो जो बुलेट होती है वो इतनी, बहुत उसका साइज़ छोटा होता है और मैस भी उसका इतना ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू गन। गन के अंदर जो बुलेट होती है वो बेसिकली जाकर लगती है हमारी बॉडी को और फिर हमारा खून बहना शुरू होता है, हम ज़ख्मी होते हैं। सो जो इम्पैक्ट है उस बुलेट का वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से गन से निकलती है, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से वो गन से बाहर निकलती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जब वो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये है, अब मोमेंटम का जो फार्मूला है, मोमेंटम का फार्मूला कहता है हमें P शोज द मोमेंटम, कैपिटल P इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेयर m इज द मैस एंड v इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैस चाहे कम भी हो, जब मैंने आपको बताया है कि अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ में कोई एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप मैथमेटिकली इसको एनालाइज करें तो जब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तब मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। सो इन द केस ऑफ अ बुलेट विच इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, उसमें आपके पास क्या होता है, वो इतनी हाई वेलोसिटी से गन में से निकलती है कि आप अगर वैसे अपनी ह्यूमन आई से, नॉर्मल ह्यूमन आई से देखो,
गोलियां चल रही हैं तो आपको नजर ही नहीं आएगा कि उसमें से बुलेट निकले, आपको असले गोली वो गन चल रही है और जाकर लगती जा रही है। ठीक है, आप अगर तो कोई मूवी देख रहे हो, कोई ड्रामा देख रहे हो, तो उसमें अगर वो उसको स्लो मोशन में लेकर जाएं तब हो सकता है आपको वो बुलेट नजर आए गन में से निकलती है। लेकिन वैसे ही अगर नॉर्मल स्पीड पे या नॉर्मल ह्यूमन आई से अगर आप देखते हो तो इतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होती है कि वो आपको नजर ही नहीं आती। एक तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, ऊपर से एयर मौजूद है, एयर की भी हाई वेलोसिटी की वजह से उसे और वेलोसिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है। मोमेंटम का मतलब क्या, वो जब जाकर लगती है उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो असर होता है जाकर, वो बहुत ज्यादा होता है कि वो जिस्म को ही बिल्कुल मतलब आपका जो होता है उसे खून निकलना शुरू हो जाए, मतलब वही कोई सुराख वगैरह कर देता है आपका। फॉर एग्जांपल अगर खुदा न खास्ता हार्ट पे जाकर लगी है तो वो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देगा, उसके खून बहना शुरू हो जाएगा फ़ौरन। तो कहने का मकसद ये था कि अगर तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो या मैस बहुत ज़्यादा हो, और अगर इन दोनों चीज़ों में दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएं, जो कि बहुत कम केसेस में होती है, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएं, तब भी मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्रिकेट की एग्जांपल दी थी, यहाँ भी हम क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो होते हैं लंबे छक्के लग रहे होते हैं, बहुत लॉन्ग सिक्सेस लग रहे होते हैं, 120 मीटर 125 मीटर्स तक छक्के लगते हैं। ठीक है, यही हाईएस्ट जो है डिस्टेंस है। तो पहले अगर आप 10-15 साल पहले जाकर क्रिकेट को देखें तो तब इतने लंबे छक्के नहीं लगते थे लेकिन इतने लंबे नहीं लगते थे। क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि अब जो बैट्स आ गए हैं, वो थोड़े चेंज हो गए हैं। अब बैट्स, हैवी बैट्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब जब वो हैवी बैट्स होते हैं, उनका मैच ज्यादा होता है, तो जब वो बॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं, एक तो फोर्स, बैट्समैन बड़ी जोर से फोर्स लगाता है। आपने देखा होगा जो सिक्सेस मारते हैं प्लेयर्स, वो भी काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं, उनके मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एक तो वो इम्पैक्ट होता है जब वो शॉट मारते हैं, उसका इम्पैक्ट, ऊपर से वो जो आपके पास बैट होता है उसका भी मैच ज्यादा होता है। तो वो जो टोटल इम्पैक्ट बनता है बॉल पर, बॉल भी एक खास वेलोसिटी से आती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई 140 या 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल कर रहा है और वो बॉल आए और बैट्समैन भी शॉट मारे, बहुत स्ट्रांगली शॉट मारे, बहुत ज्यादा फोर्स से शॉट मारे, तो वो 140 प्लस होकर कोई 145 147 तक बन जाएगी स्पीड। तो जब वो स्पीड इतनी ज्यादा होगी, अब उसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक तो मैस आ जाएगा बैट का, और ऊपर से वो जो प्लेयर के मसल्स हैं वो मैस आ जाएगा। ऊपर से आपके पास वेलोसिटी जो होगी या स्पीड जो होगी बॉल की, वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो दोनों चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो ओवरऑल मोमेंटम जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत दूर तक बॉल जाती है। ठीक है, इसीलिए अब आप देखते हैं कि अब काफी ज्यादा हैवी बैट्स आ गए हैं, जिसकी वजह से अब छक्के बहुत ज्यादा लगते हैं और बहुत दूर तक लगते हैं। ठीक है, सो उसकी मेन रीजन ये हो सकता है, आपने जब वो दिखा रहे होते हैं टीवी पर, तब वो रिप्ले में कभी कभार स्पीड ऑफ बैट भी दिखाते हैं कि स्पीड ऑफ बैट कितनी थी, वो भी आई थिंक किलोमीटर्स पर आवर में वो दिखाते हैं कि स्पीड ऑफ बैट कितनी थी। वो भी अगर आप देखो तो आपको वहां से भी पता चले कि स्पीड ऑफ बैट जब इतनी ज्यादा होगी, एक तो बॉल की स्पीड अगर फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है, और दूसरा वो जो बैट्समैन फोर्स लगा रहा है, वो भी उसका इम्पैक्ट मिलकर एक बहुत ज्यादा लार्ज मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो ये भी आपके पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल हो सकती है मोमेंटम को समझने की, कि मैस और वेलोसिटी आपस में मिलते हैं तो ओवरऑल मोमेंटम डेवलप होता है बॉडी में। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम एक हैवी ट्रक की एग्जांपल लें, ठीक है, एक हैवी ट्रक की एग्जांपल अगर लेते हैं तो उसका भी मोमेंटम बहुत लार्ज होगा। अगर वो ज्यादा वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है तो उसको रोकना या उसको स्टॉप करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा मोमेंटम डेवलप है। क्यों? क्योंकि उसका मैस बहुत ज्यादा है। और अगर तो वो हाई स्पीड से, अगर आपने देखा हो, आपने खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे देखे होंगे आपने ये ट्रक्स वगैरह के जो बड़े बड़े ट्रॉले होते हैं, इनके इंसिडेंट्स, कि जब खुदा न खास्ता इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो बहुत बुरी तरह होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो वो हाई स्पीड में मूव कर रहे होते हैं और दूसरा उनका मैस बहुत ज़्यादा होता है। और जब वो जाकर किसी गाड़ी के साथ टकराते हैं, ये इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी जाकर आगे पढ़ेंगे, कि जब वो टकराते हैं तो इम्पैक्ट टाइम इतना कम होता है उनके दरमियान, इम्पैक्ट टाइम इतना कम होता है कि वो जो टकराते हैं उसकी जो फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। हम एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्योंकि अब वो बात आ गई। F
इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। पी एफ है फाइनल मोमेंटम, पी आई है इनिशियल मोमेंटम और टी है टाइम, और एफ है आपके पास फोर्स। अगर आप इस रिलेशन को देखें तो फोर्स और टाइम में इनवर्स रिलेशन बन रहा है, ठीक है। इस फोर्स को बेसिकली हम इम्पैक्ट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर तो टाइम बहुत कम है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब आपने एक्सीडेंट होता है किसी दो गाड़ियों का या किसी बहुत लार्ज हैवी ट्रक का और एक गाड़ी का, तो क्यों ज्यादा नुकसान होता है? क्योंकि जो आपके पास इम्पैक्ट टाइम है वो बहुत कम होता है और मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो ट्रक आ रहा है उसका मैस बहुत ज़्यादा है, ऊपर से वो इतनी वेलोसिटी से आ रहा है तो वो तो आगे वाले को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा अगर वो जाकर उससे टकराए। मैस भी ज़्यादा, वेलोसिटी भी ज़्यादा, मोमेंटम और ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आकर वो क्रैश टकरा जाएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो, ठीक है। सो ये होता है मोमेंटम। मोमेंटम हम आगे जाकर अगर इंजीनियरिंग वगैरह में भी बहुत जगह इसका प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है मोमेंटम का, ठीक है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम मोमेंटम की हेल्प लेते हैं। इंशाल्लाह आगे जब इस लेक्चर में मूव करेंगे, इस चैप्टर में मूव करेंगे, तो फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ेंगे। उसमें आपके पास जो बुलेट और गन वाली एग्जाम्पल भी आनी है। उसके अलावा जो आप स्नूकर खेलते हैं उसमें भी जब आप एक बॉल को स्ट्राइक करते हैं, एक स्नूकर बॉल को, तो वो जाकर जब दूसरी से टकराती है तो वो भी मोमेंटम को ट्रांसफर करती है। हम उसको कुछ मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं, कुछ वेलोसिटी देते हैं, उसका कुछ मैस होता है और वो फिर आगे उसको ट्रांसफर करती है। वो क्या है डिटेल, वो इंशाल्लाह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखें। सो एग्जाम्पल्स, अच्छा उससे पहले यूनिट मोमेंटम का क्या होता है? मोमेंटम का यूनिट होता है मैस का। अगर आप यूनिट देखें तो क्या है? किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का आपके पास क्या यूनिट बना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। मोमेंटम का आपके पास एक और भी यूनिट होता है, मोमेंटम का एक और भी यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं एनएस, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, बोर्ड में बहुत दफा आया हुआ है कि द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज एनएस, वेयर एन इज न्यूटन एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। अब ये किस तरह है, ये न्यूटन सेकंड किस तरह बन रहा है? इसी यूनिट को हमने न्यूटन सेकंड में कन्वर्ट किया है, लेकिन किस तरह कन्वर्जन किया वो इंशाल्लाह जब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स का यूनिट डिराइव करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड से न्यूटन सेकंड क्यों बन गया। अभी के लिए आप इतना, इंशाल्लाह हम वो वर्क फॉर डे 4 में देखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो कि मोमेंटम का यूनिट है उसको हम एनएस कैसे लिख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ आपसे एक एमसीक्यूज के तौर पर अच्छी तरह से रिमेंबर कर लें। सो इसको रीड कर लेते हैं। बुलेट हैज़ अ वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट्स स्मॉल मास। रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया। वो कह रहा है बुलेट का मास बहुत कम होता है जिसकी वजह से का इनर्शिया भी बहुत कम होता है, वो रेजिस्ट करने की एबिलिटी जो है उसके अंदर चेंज इन इट्स स्टेट में वो भी बड़ी कम होगी। लेकिन वो आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है बट व्हाई डज इट्स इम्पैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम द गन। कि वो जब जाकर गन से निकलती है और जाकर लगती है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो क्यों इतना लार्ज होता है? वो इसी वजह से लार्ज होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से उसके अंदर जो मोमेंटम होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है कि वो आगे आने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। On the other hand, the impact of a loaded truck या heavy truck on a body coming its way is very large even if the truck is moving slowly. वो ये कह रहा है कि जो हैवी लोडेड ट्रक्स होते हैं, इनकी मैंने आपको एग्जांपल दी, वो भी जब मूव कर रहे हो, इवन कि वो स्मॉल लो वेलोसिटी से भी मूव कर रहे हैं, उनके सामने अगर कोई स्मॉल मैस वाली बॉडी आ जाए तब भी उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मैस। और मैस अगर ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम भी क्या हो जाता है? ज़्यादा, ठीक है। टू एक्सप्लेन सच सिचुएशन वी डिफाइन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम। क्या डेफिनेशन है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी कहते हैं तादाद को। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये बेसिकली क्या है? मोशन कितना प्रेजेंट है बॉडी में, किस वजह से? इट पोजेसेस, उसके अंदर प्रेजेंट है, ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी, उसके मैस की वजह से और इसकी वेलोसिटी। अगर तो सिंपल मैस है और मूव नहीं कर रही तब तो उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा। अगर हम इस रिलेशन को देखें P इज इक्वल टू एम वी, तो V को अगर मैं 0 पुट कर दूं, V मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट, वो मूव नहीं कर रही, तो फिर उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा। तो P m इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह अगर मैस नहीं है तो वेलोसिटी है तब भी जीरो मोमेंटम होगा, दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। The momentum p of a body is given by the product of its mass and velocity. Thus, p is equal to mv. Momentum is a vector quantity. इसकी डेफिनेशन आती है शॉर्ट क्वेश्चंस में, डिफाइन मोमेंटम। आपने किस तरह लिखना है, सबसे पहले डेफिनेशन जो कि बुक में लिखी हुई है, उसके बाद उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, और लिखना चाहें तो साथ में उसकी नेचर भी लिखना है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन उसका फार्मूला और यूनिट डेफिनेशन के साथ लाजमी लिखना है, वरना 2 नंबर नहीं मिलेंगे। So the momentum is a vector quantity. Its SI unit is kilogram meter per second और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके आगे आप लिख लें और NS, ठीक है, इसके आगे आप बेशक लिख लें और OR और NS, न्यूटन सेकेंड। वो कैसे है वो इंशाल्लाह न्यूटन सेकेंड लॉ में देखेंगे। Now let's move towards our main topic, most important long question, the first long question of this chapter, which is Newton's first law of motion. So उससे पहले हम थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं कि न्यूटन जो लॉज ऑफ मोशन है ये किसने दिए थे। सो द 3 लॉज ऑफ मोशन वर प्रेजेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। सो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि फिजिक्स की जो मेन बेसिक जहाँ से स्टार्ट हुई थी फिजिक्स, वो सर आइजैक न्यूटन ने रखी थी। मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था कि क्या हुआ था, ये अपने गार्डन में बैठे हुए थे, ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो हुआ ये था कि दरख्त में से, ट्री पे से एप्पल फॉल किया था नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ। तो वहाँ से इनके अंदर उन्होंने सोचा कि ये क्यों एप्पल ज़मीन की तरफ या अर्थ की तरफ फॉल किया, इसके पीछे क्या साइंस है या क्या इसके पीछे टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सो वहाँ से ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। बेसिकली जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट था वो न्यूटन ने ही दिया था, ठीक है, कि जो अर्थ है वो एक फोर्स लगा रही है हर ऑब्जेक्ट पर, जो कि जिसकी वजह से वो उसको अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, विच इज कॉल्ड द ग्रेविटी फोर्स। और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्मॉल g, जिसकी वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो 3 लॉज थे वो किसने प्रेजेंट किए थे, सर आइजैक न्यूटन ने। इनकी और भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, और भी ज़्यादा जो हैं खिदमात हैं फ़िज़िक्स के, ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स के अगर आप सब्जेक्ट में देखें तो बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इस वक्त डेट मुझे रिमेंबर नहीं कि कब उन्हें किस ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉज हैं हमारे पास, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब भी याद रखें आपने, कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, आपने इंशाल्लाह नोट्स भी आप तक 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे, जिसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन उसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मौजूद होंगे। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आए शॉर्ट क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्टेट, डिफाइन नहीं आता कभी भी लॉ में, स्टेट करना होता है, स्टेट STATE। बेशक अगर आपने लिखना है तो लिख लें स्टेट STATE, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसकी एक स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट उसने बुक में पिंक बॉक्स में दी हुई है। वो जो स्टेटमेंट होती है वो आपने एज ए जैसे डेफिनेशन लिखते हैं हाईलाइट करके इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखनी होती है वो स्टेटमेंट, ठीक है। सो क्या है स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट का एक लफ्ज भी आपने चेंज नहीं करना होता, क्योंकि एक साइंटिस्ट की स्टेटमेंट है। आगे आप एक्सप्लेनेशन में अपने कॉन्सेप्ट को, अपने जो वर्ड्स हैं उसमें लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। सो क्या है स्टेटमेंट, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। वो कह रहे हैं कि न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने ये कहा था, इसको हम न्यूटन लॉ ऑफ, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है आपके पास कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको हम कहते हैं। अब
वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ बॉडी, एक बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब बॉडी कंटिन्यू करती है अपनी स्टेट को। रिमेंबर मैंने आपको इनर्शिया में पिछले लेक्चर में बताया है कि स्टेट क्या होती है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। स्टेट का मतलब ये है कि बॉडी किस हालत में प्रेजेंट है, क्या वो रेस्ट पे है, वो मूव कर रही है, नहीं मूव कर रही तो वो रेस्ट पर है, अगर वो मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स तो वो क्या है, बॉडी मोशन में है। सो अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, रिमेंबर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने पढ़ी थी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ी थी कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ बॉडी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ चेंज हो तो वो क्या थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या थी कि अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रही हो। मैंने ग्राफ बनाकर भी दिखाया था, टेबल बनाकर भी दिखाया था, वो अब आपको समझ आ गई होगी चीज। सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वो उसका मोशन यूनिफॉर्म रह रहा है हर पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल हर पॉइंट पर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही रह रही। सो न्यूटन ने कहा था कि बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करती है, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट की भी हो सकती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन की भी हो सकती है। इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का यहां पर जिक्र है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमने जब ट्रांसलेटरी मोशन का बताया था, पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रांसलेटरी मोशन की, आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, rectilinear motion and curvilinear motion. Rectilinear motion is the motion of a body along a straight line. ट्रांसलेटरी मोशन में तो ये था ना कि बॉडी का कर्व भी हो सकता है, बॉडी मूव करे वो लाइन कर्व भी हो सकती है और वो स्ट्रेट भी हो सकती है। लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करे, और कर्विलिनियर मोशन क्या था कि अगर बॉडी कर्व पाथ में मूव करे। लेकिन न्यूटन के फर्स्ट लॉ में वो कहता है कि बॉडी मूव कर रही है अगर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब बॉडी कंटिन्यू अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, किसमें, इन अ स्ट्रेट लाइन, प्रोवाइडेड। अब यहां पर एक शर्त आ गई, एक कंडीशन आ गई है, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। यहां पर अब एक शर्त, एक कंडीशन आ गई है इस लॉ के साथ कि बॉडी अपनी जो रेस्ट की कंडीशन को या मोशन की कंडीशन को तब कंटिन्यू रखेगी जब उस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब ये आपके लिए एक नई टर्म है, नेट फोर्स। व्हाट इज नेट फोर्स? सो नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स की डेफिनेशन है, ये एमसीक्यूज में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। नेट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब है सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, कि जितनी भी फोर्सेस एक बॉडी में एक्ट कर रही हैं उन सब का अगर सम ले लें तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नेट फोर्स, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने जैसे कि यहां पर ड्रॉ भी किया। फॉर एग्जांपल यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, दरमियान में। अब एक जो है आदमी आकर मुझे यहां से खींच रहा है, ठीक है, और एक आदमी आकर मुझे यहां से खींच रहा है, ठीक है, विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। क्या मैंने बात की? विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। इक्वल का मतलब क्या? उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो। यहां से भी मुझे 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहां से भी मुझे 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, ठीक है। ये दो फोर्सेस मेरे ऊपर लग रही हैं, ठीक है। अब उसने कहा है, न्यूटन ने कहा है कि बॉडी कंटिन्यू करती है अपनी स्टेट को अगर तो उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। अब मैं देखता हूं मेरे ऊपर अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूं तो नेट फोर्स मैंने आपको बताया है, नेट फोर्स क्या है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। नाउ कंसीडर दिस बॉडी, 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, F1, ठीक है, जो कि किधर है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और F2 जो कि कहां से है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। रिमेंबर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज सम डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, सो उसकी डायरेक्शन भी होती है। यहां डायरेक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और यहां है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब देखिए अगर यहां पर मैंने सम लेना है तो मैं क्या करूंगा? F1 को F2 में ऐड कर दूंगा। यही मैंने यहां किया, F1 प्लस,
लेकिन यहां मैंने साइन लगा दिया माइनस का। माइनस का साइन क्यों लगाया? रिमेंबर मैंने आपको एक्सीलरेशन जब पढ़ाया था टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था फिजिक्स में जहां कहीं भी फिजिक्स में नेगेटिव साइन अपीयर हो जाए, जहां कहीं भी फिजिक्स में नेगेटिव साइन अपीयर हो जाए, उसका मतलब क्या है? वो नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है? वो नेगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन को। फिजिक्स में कहीं भी नेगेटिव साइन अपीयर हो जाए, वो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? डायरेक्शन को। और ये नेगेटिव साइन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही आता है, क्योंकि डायरेक्शन होती ही वेक्टर क्वांटिटी की है। आपको कभी भी मैस के साथ m इज इक्वल टू -2 किलोग्राम आपने नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, मैस की कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन आपने F इज इक्वल टू आप -2 न्यूटन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि माइनस यहां शो करेगा उसकी डायरेक्शन को, कि किस तरफ है उसकी डायरेक्शन। अब यहां पर मैंने एक फोर्स को पॉजिटिव साइन के साथ लिया है, ये मेरी मर्जी है मैं किसको पॉजिटिव साइन के साथ लूं, लेकिन अगर एक मैंने पॉजिटिव साइन के साथ ले लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने F1 को पॉजिटिव साइन के साथ ले लिया, F1 की डायरेक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब मुझे F2 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, F2 की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, मतलब F1 की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो मुझे उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू F1 ऑपोजिट है। उसकी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट थी, इसकी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। इस तरह एक आदमी आकर मुझे खींच रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एक इस तरह राइट टू लेफ्ट खींच रहा है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो इसलिए यहां पर माइनस साइन लगाया गया, क्योंकि माइनस साइन शो कर रहा है डायरेक्शन को। सो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। अब मैं फॉर एग्जांपल ये लेता हूं कि मेरे ऊपर दोनों सेम फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सेम मैग्नीट्यूड की, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन। सो F1 भी 2, F2 भी 2, 2 - 2 आंसर क्या आ जाएगा? 0 न्यूटन। इसका मतलब है मेरे ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस F1 प्लस F2, या वो माइनस हो गया डायरेक्शन की वजह से। मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या आई है? मेरे ऊपर नेट फोर्स आई है 0 न्यूटन। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। मुझ पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी जो कंडीशन है रेस्ट की, मैं रेस्ट पर खड़ा हुआ था ना, मुझे एक बंदे ने आकर 2 न्यूटन इधर खींचा, एक ने आकर 2 न्यूटन इधर खींचा, मेरे ऊपर नेट फोर्स आई 0 न्यूटन। इसका मतलब है फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैं अपनी स्टेट को क्या करूंगा? कंटिन्यू करूंगा। और मेरी स्टेट क्या है? मेरी स्टेट है रेस्ट की स्टेट। मैं इस वक्त रेस्ट पर हूं, मैं मूव नहीं कर रहा। सो अब आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इस लॉ का क्या मतलब है। इस लॉ का मतलब ये कि बॉडी कंटिन्यू करती है अपनी स्टेट को रेस्ट और या यूनिफॉर्म मोशन को, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। अगर ये होता कि यहां पर लग रही होती 2 न्यूटन की फोर्स और यहां पर लग रही होती 4 न्यूटन की फोर्स, तो मैंने कहां पर जाना था? मैंने इस डायरेक्शन में मूव कर जाना था, ठीक है? इस फोर्स की तरफ मूव कर जाना था। तब मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं आनी थी, ठीक है? तब मेरे ऊपर नेट फोर्स कुछ और आनी थी। तब मैं अपनी स्टेट को कंटिन्यू ना रखता, बल्कि वो मुझे 4 न्यूटन की फोर्स से इधर खींचता और मैं उसकी तरफ जाता और मोशन में आ जाता। रेस्ट से अपनी स्टेट को चेंज कर लेता मोशन में। मेरा जो बॉडी का इनर्शिया है वो उस एक्सटर्नल फोर्स के सामने हार जाएगा, ठीक है? मैं अपने इनर्शिया को कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा, बल्कि मैं नेट फोर्स की वजह से जहां ज्यादा फोर्स होगी मैं उधर मूव कर जाऊंगा, ठीक है? सो न्यूटन फर्स्ट लॉ की क्या कंडीशन है कि बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखती है रेस्ट की या यूनिफॉर्म की, प्रोवाइडेड कि उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। अगर नेट फोर्स एक्ट करेगी तो न्यूटन्स लॉ आपके पास वैलिड नहीं होगा, बल्कि मूव करना शुरू हो जाएगी बॉडी। सो ये आपके पास जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब इसको लिखना किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है जो कि पिंक बॉक्स में लिखी हुई है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग बना लेंगे, जब नोट्स आ जाएंगे आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन अभी आप ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जहां लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में, उसके ऊपर हेडिंग बना लें एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन, ठीक है? ये अब मैं इसको पढ़ता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडीज विच आर आइदर
या तो एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसी बॉडीज को डील करता है, जो कि रेस्ट पर हो या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो इन अ स्ट्रेट लाइन। According to Newton's first law of motion, a body at rest remains at rest provided no net force acts on it. इसकी एग्जाम्पल किस तरह लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ठीक है, इस बुक को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, या आप इसको टेबल पर जाकर रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब जब तक आप खुद से एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, खुद से एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो मूव नहीं करेगी, ठीक है, बुक मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट पर रहेगी। यही वो कह रहा है कि जो बॉडी है अगर वो रेस्ट पर रह रही है, रिमेन्स एट रेस्ट, तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, बाहर से कोई एक्सटर्नल या नेट फोर्स आप उस पर एक्ट नहीं करते। This part of the law is true as we observe the objects do not move by themselves unless someone moves them. ठीक है, इसको आम ऑब्जर्वेशन में भी आप देख सकते हैं डेली लाइफ की, कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराएंगे तो वो मूव कैसे करेगी, वो तो अपनी उसी स्टेट में रहेगी, कोई नेट फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी तो वो मूव नहीं करेगी। उसके बाद हेडिंग आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल से ऊपर हेडिंग बना दें एग्जाम्पल्स की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के ऊपर से हेडिंग बना लें एग्जाम्पल्स की। पहली एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि वो जब टेबल पर बुक रखी हुई है वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल, सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन रोल्ड ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। ये बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दिया है कि एक बॉल है, अगर तो आप उसको एक रफ ग्राउंड पे, खुरदुरी सरफेस पर रोल करें तो वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, आप उसे रफ सरफेस पे रोल करें तो वो जल्दी स्टॉप कर जाएगी। लेकिन अगर तो आप उसे एक स्मूथ, एक बिल्कुल प्लेन सरफेस पे रोल करेंगे तो वो ज़्यादा देर बाद जाकर स्टॉप होगी। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि जब बॉल रोल कर रही होगी, ये बॉल है, ठीक है, ये एक रफ सी सरफेस है, ठीक है, और यहाँ एक बॉल है, एक स्मूथ सरफेस है। अब जब भी एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमने आर्टिकल आगे भी जाकर पढ़ना है कि जब भी हम मूव कर रहे होते हैं ग्राउंड पर, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, कोई बॉल है, कोई व्हीकल है, या हम खुद वॉक कर रहे होते हैं, तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें मूव करवा रही होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, या जिसको आप वो भी कहते हैं, रगड़ वगैरह भी कह देते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है इसमें, फ्रिक्शन में वो कह रहा है कि जो रफ ग्राउंड है, रफ ग्राउंड में फ्रिक्शन ज्यादा होगी क्योंकि वो खुरदरी ज्यादा है, वहां ज्यादा उसे मूव करने में मसला होगा, ठीक है। अपोजिंग फोर्स, बेसिकली फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। सो वहां पर जो रफ ग्राउंड है, आप कब वैसे किसी रफ जमीन पर बॉल को रोल करें और एक प्लेन पर रोल करें, आप खुद देखेंगे कि रफ वाली ज्यादा जल्दी स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर नेट फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, उस पर नेट फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि क्या करवा देगी, उसको स्टॉप करवा देगी, ठीक है। लेकिन इस पर प्लेन ग्राउंड में फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से वो देर से स्टॉप होगी। रफ प्लेन ग्राउंड में कम होगी और रफ ग्राउंड पे ज्यादा होगी, क्योंकि रफ ग्राउंड पे जो नेट फोर्स उसके ऊपर लग रही है या एक्सटर्नल फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की, वो ज्यादा है, इस वजह से वो ज्यादा जल्दी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। यही उसने कहा था ना, वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें नेट फोर्स ज्यादा है। यहां पर कंडीशन क्या है? कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उस पर नेट फोर्स ज्यादा होती जाएगी और स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सो वो यही कह रहा है, इट इज बिकॉज रफ सर्फेसेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन, उनमें फ्रिक्शन वो ज्यादा ऑफर करती हैं। इफ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी देन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। अब यहां से भी देखें, जो मैंने आपको कल बात बताई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह का निज़ाम रखा है, जो हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसको सिर्फ फिजिक्स की हद तक आप ना देखें, बल्कि इसको यूनिवर्स को समझने के लिए भी इसको देखें कि अगर तो ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ना होता, अल्लाह ताला ने ना दिया होता, तो कोई ऑब्जेक्ट मूव ही ना कर पाता। आप जब ब्रेक लगाते हैं मोटरसाइकिल की या उसकी आप कार की, तो वो जो आपके पास टायर होता है
वो भी रोड के साथ फ्रिक्शन की वजह से ही स्टॉप करता है। अगर तो फ्रिक्शन ना हो तो टायर बिल्कुल भी स्टॉप ना करे, कोई भी बॉडी स्टॉप ना करे अगर फ्रिक्शन ना हो, वो मूव ही करते जाए। ठीक है, सो यही वो बता रहा है कि इफ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी देन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट है, नेक्स्ट हेडिंग दे दें लॉ ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो न्यूटन्स का आपके पास फर्स्ट लॉ है उसको वो क्या कह रहा है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह रहा है, क्योंकि वो इनर्शियल प्रॉपर्टी जो है जो कि उसको रेजिस्ट करवा रही है बॉडी को कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं? वो इनर्शिया से डील कर रही है, इसलिए हम उसे कह रहे हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट आपके पास अगर देखें तो है, वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन अ बस fall forward when its driver applies brakes suddenly। आपने कभी बस में अगर सफ़र किया हो तो अगर तो ड्राइवर जो है वो सडनली एकदम कोई सामने आ जाए उसके और वो एकदम ब्रेक लगाए तो आप क्या होते हैं? आप आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आप आगे की तरफ आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो स्टिल रहता है। वो क्यों स्टिल रहता है? क्योंकि वो सीट के साथ है, और सीट किसके साथ अटैच है? बस के साथ। जब बस ब्रेक लगाएगी तो वो भी पार्ट क्या रहेगा? वो स्टिल रहेगा। लेकिन आपके जो अपर बॉडी पार्ट है वो इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ जाएगा। क्यों इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ जाएगा? इनर्शिया क्या करवाता है? इनर्शिया उसे रेजिस्ट करवाता है कि वो क्या करे, वो अपनी जो स्टेट है रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की उसको कंटिन्यू रखे। ठीक है, सो होता क्या है, जैसे ही वो सडनली ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं, आप अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ठीक है, इनर्शिया ही है ना, वो तो रेजिस्ट करवाना चाहता है, लेकिन इनर्शिया की वजह से आप क्या करते हैं? आप आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वो आपको क्या करते हैं? वो चेंज करवाना चाहता है आपकी स्टेट को। ठीक है, मोशन में थे आप, ठीक है, लेकिन वो आपकी विद रिस्पेक्ट टू जो बाहर के लोग हैं उनकी उसमें आप मोशन में थे, लेकिन वो रेजिस्ट करवाना चाह रहा है कि आप उसी स्टेट में रहें। ठीक है, रेस्ट में रहें या मोशन में रहें, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ मूव करते हैं। We have observed that the passengers standing in the bus fall forward when its driver applies brakes suddenly. It is because the upper parts of the body tend to continue their motion. वो अपनी मोशन को क्या करना चाहते हैं? कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन इनर्शिया क्या करवाता है उन्हें? इनर्शिया क्या करवाता है? रेजिस्ट करवाता है उन्हें। So it is because the upper parts of their bodies tend to continue their motion while lower parts of the body in contact with the bus stop with it. ठीक है, क्योंकि वो जब एकदम वो ब्रेक लगाएगी वो तो रेस्ट पर आ जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ को एकदम उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है? जो आपकी अपर बॉडी पार्ट है वो आगे की तरफ मूव करता है। इसीलिए जब गाड़ियों में सफ़र करते हैं तो वो सीट बेल्ट लगाने को इसलिए कहते हैं ताकि अगर एकदम सडनली ब्रेक लगे तो वो जो इम्पैक्ट टाइम होगा उस इम्पैक्ट टाइम को, जो कि मैंने आपको ये वाला बताया, सीट बेल्ट क्या करती है? सीट बेल्ट आपकी, जब आप सीट बेल्ट लगाते हैं, जब आप आगे की तरफ मूव करते हैं, सीट बेल्ट एक तरह से आपको रोक कर टाइम को ज़्यादा कर देती है। ठीक है, जब टाइम ज़्यादा होता है तो वो जो फोर्स इम्पैक्ट जाकर लगना है आगे सीट के साथ या डैशबोर्ड के साथ, वो फोर्स कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से सेफ्टी के लिए ये रखा जाता है। ठीक है, सो ये था आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसे आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लॉ विच इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की सबसे पहले हम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? जिस तरह हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी सबसे पहले हमने उसकी स्टेटमेंट को देखा था कि उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है। इसी तरह जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसको हमने कहा था लॉ ऑफ इनर्शिया। वो डिस्क्राइब कर रहा था बॉडी की कंडीशन को कि वो रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन में। इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेगा जब हम कोई नेट फोर्स बॉडी पर अप्लाई होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टोल्ड यू अबाउट दैट देयर विल बी नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज एट moving at uniform velocity or at rest. But when a net force acts on a body, what will happen next?
So Newton's second law of motion deals with the body on which net force acts. So what is the statement? Statement is when a net force acts on a body, जब कोई net force body पर act करे, body पर apply हो, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब किसी भी बॉडी में नेट फोर्स प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ साथ उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है। कैसे? आप कार की एग्जांपल लें, ठीक है। कार के जब आप एक्सेलरेटर को दबाते हैं तो एक्सेलरेटर को आप क्या करते हैं, आप फोर्स लगाते हैं उस पर, ठीक है। अपने पाँव की मदद से क्या करते हैं, उस एक्सेलरेटर पर फोर्स लगाते हैं। जब आप फोर्स लगाते हैं तो गाड़ी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ उसमें चेंज आता है। पहले उसकी थी 40 किलोमीटर आवर लेट से, और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसकी 5 सेकंड्स बाद हो गई 60 किलोमीटर्स पर आवर। सो टाइम के साथ जब वेलोसिटी में चेंज आता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है? एक्सेलरेशन हमेशा किसी फोर्स की वजह से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हमने जी से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो किस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है? वो प्रोड्यूस हो रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, जो कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर लगा रही है। सो जहां कहीं भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी? किसी नेट फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगी। जैसे मैंने आपको कार की एग्जांपल दी कि जब आप उसके एक्सेलरेटर को दबाते हैं तो बेसिकली आप फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। सो व्हेन अ फोर्स, यहां पर आप इसको नेट फोर्स कर लें, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में नेट आपकी जो है एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अगर तो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएंगी तो फिर वो नेगेटिव साइन के साथ अपीयर होगा, लेकिन जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी, कोई यहाँ आकर पर्सन मुझे धक्का देता है इधर की तरफ, तो मैं इस तरफ मूव करूंगा, मेरी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहां से होगी? इस साइड से होगी, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी मेरी फोर्स की, जो मुझ पर फोर्स लगी है। इसी के साथ जो मेरी एक्सेलरेशन होगी, जिस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो भी डायरेक्शन क्या है? वो भी डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं। सो जो फोर्स की डायरेक्शन, आपने ये चीज याद रखनी है, या आपने 10th क्लास में भी जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है उसमें भी ये चीज आएगी कि जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट न्यूटन सेकंड लॉ का क्या कहता है कि जब भी किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो वो किसी नेट फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में? रिमेंबर, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन आल्सो हैव सम डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड। So what is the direction of the acceleration? The direction of acceleration will be in the direction of the net force acts on it, ठीक है। So when the net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of a net force. अब हमने पता कर लिया कि acceleration की direction क्या होगी? net force की direction। अब magnitude क्या होगी उस acceleration की? वो कहता है, सेकेंड पार्ट जो है न्यूटन्स लॉ का, सेकेंड लॉ का, वो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, कि वो जो एक्सेलरेशन है आपके पास उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अब आपने मैथमेटिक्स में शायद 8th क्लास में प्रोपोर्शंस का चैप्टर डिस्कस किया हो, जिसमें आपने दो तरह की रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में जाकर आपने प्रोपोर्शन वाले आर्टिकल में दो तरह की प्रोपोर्शंस डिस्कस की हो। एक होती है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये चीज समझने के लिए कि वो जो कह रहा है कि एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के, ठीक है, वो किस तरह है? अब इस चीज को देखते हैं।
सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपने ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है और जो कि आपकी बुक में भी पिंक बॉक्स में लिखी हुई। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है, बुक में जो लिखा हुआ है ए सिंबल, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह लगाना है, उसका क्या साइन होगा, आपने इस तरह कर्व बनानी है और उस कर्व को वापस ऐसे ले आना है, ठीक है। इसको मैं अगर बड़ा करके बनाऊं तो इस तरह एक कर्व आएगी, ठीक है, उसी कर्व को वापस लेकर आना, ठीक है, उसी कर्व को दोबारा वापस लेकर आना ऐसे, ठीक है। ये साइन आपने यूज किया भी होगा 8th या 7th क्लास में जब प्रोपोर्शन, ये होता है आपके पास प्रोपोर्शन का साइन। सो ये जहां पर लिखा हुआ है इसके ऊपर आप हेडिंग बना लें मैथमेटिकल फॉर्म। क्या हेडिंग बनेगी, मैथमेटिकल फॉर्म, एम मैथ से मैथमेटिकल MEATHEMATICAL, मैथमेटिकल फॉर्म। सो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैंने लिखा है व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर आल्सो इंक्रीजेस। अगर तो दो आपके पास कोई भी क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज और लिखा हुआ है कि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज, या बताया ये जा रहा है कि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज इनका जो रिलेशन है या ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाता हूं तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती है, ठीक है। अब ए उसने जो लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। पहले इस पर आते हैं कि जब मैं एक्सीलरेशन को बढ़ाऊंगा तो नेट फोर्स भी मेरे पास बढ़ेगी। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करूं तो दूसरी भी उसके साथ क्या करे, इंक्रीज करे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, दोज टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, मतलब एक इंक्रीज कर रहा हूं तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही है। अब ये कैसे है कि मैं एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। देखिए, अगर आप ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, अगर आप ज्यादा जोर से एक्सेलरेटर दबाएंगे तो ज्यादा तेजी से गाड़ी मूव करेगी। इसका मतलब फोर्स जब ज्यादा होगी, फोर्स इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन भी उसमें, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा जल्दी चेंज होगी टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। इसका मतलब है अगर आप ज्यादा जोर से दबाते हैं एक्सेलरेटर को तो आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्स की मैग्नीट्यूड उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। फोर्स को जब आप इंक्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटर तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर आल्सो इंक्रीजेस, एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़ रही है। ये होता है हमारे पास क्या रिलेशन, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इसको इस तरह मैंने आपको साइन भी बता दिया कैसे लिखने का। मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग इसलिए बनाई है, ये हमने वर्ड्स की शक्ल में यहाँ लिखा है। हम अगर उसे मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथ्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसे इस तरह लिखेंगे, ए का सिंबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, कि जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा नेट फोर्स। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। अब एक चीज थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। आपको कहा जाता है ना इस नंबर का इनवर्स लें या इसे 1 से डिवाइड कर दें, ठीक है। या अगर आप देखें तो अगर यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल 8 का मतलब है 8 डिवाइडेड बाय 1 हम शो नहीं करते क्योंकि सेम ही आंसर होता, असल में होता है 8 डिवाइडेड बाय 1। अगर मैं कहूँ इसका इनवर्स लें, इसको उल्टा दें तो ये फिर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसी तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी मेरे पास इंक्रीज हो रही है, अगर एक क्वांटिटी मेरे पास इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, उससे उलट होगी, दूसरी क्वांटिटी उलट होगी और वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। सो व्हाट इज इनवर्स रिलेशन कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस, उल्टा रिलेशन होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का ये मतलब होता है कि बिल्कुल इसी तरह, मतलब इसका उलट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस, तो वाइस वर्सा का ये मतलब होगा कि इसको उलट कर दें आप कि व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीजेस द अदर इंक्रीजेस, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब समझ आ गया। वाइस वर्सा का ये मतलब होगा कि अगर यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिक्रीज, और डिक्रीज की जगह क्या आ जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। सो
इन्वर्स प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कम होगी, और अगर एक क्वांटिटी को कम कर रहे हैं तो दूसरी बढ़ेगी। इसको हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। अब एक्सेलरेशन का मैस के साथ है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स को किस तरह शो करते हैं, साइन वही लगता है, लेकिन वो जो जिस क्वांटिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है वो आ जाती है आपके पास डिनोमिनेटर में, और 1 आ जाता है आपके पास न्यूमरेटर में। ये शो कर रहा है इन्वर्स को, जिस तरह ये मैंने आपको करके दिखाया। सो ये भी इन्वर्स रिलेशन को शो कर रही है। सो एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। अब ये किस तरह है, देखिए अगर तो ज्यादा मास है बॉडी का, ठीक है, तो उस पर आपको क्या करनी पड़ेगी, उसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर तो आप इस तरह करें कि आप जो है एक हेल्दी आदमी को खड़ा करें, ठीक है, और एक पतले आदमी को खड़ा करें, ठीक है, और उनको सेम फोर्स से धक्का दें, ठीक है, सेम फोर्स से उनको पुश करें, तो कौन ज्यादा दूर जाएगा, ज्यादा दूर वो जाएगा, ज्यादा एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब ये वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज किसकी ज्यादा आएगी, जिसका मास कम होगा, जो हल्का होगा वजन में, उसको जब आप सेम फोर्स दोनों पर लगाएं, सेम फोर्स से पुश करें, तो जो जिसका कम मास होगा वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, ज्यादा आगे की तरफ मूव कर जाएगा, जिसका बहुत ज्यादा मास होगा वो इतना आगे मूव नहीं करेगा, हो सकता है इतना ज्यादा मास हो कि वो मूव ही ना करे। तो इसका मतलब ये, अगर मास ज्यादा, अगर तो आपका मास ज्यादा तो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपको कंफ्यूज ना करे चीज। मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, जिस तरह वही एग्जांपल, अगर किसी भारी आदमी को धक्का देते हैं तो उसमें उतनी एक्सेलरेशन उसकी ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इसी तरह मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा, ठीक है, जिस तरह हल्के आदमी की, यानी आपको एग्जांपल। सो ये दो हमारे पास आ गए इक्वेशंस, ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास। मैंने इसे 1 इक्वेशन का नाम दे दिया, 1 रिलेशन का नाम दे दिया, और इसको 2 का नाम दे दिया। हो सकता है आपने 8th क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशंस मैथ में सॉल्व की हो, उसमें आप इक्वेशंस को नंबरिंग किया करते थे, 1 इक्वेशन और 2 नंबर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों जो इक्वेशंस हैं या जो रिलेशंस हैं, इन्हें क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, एक साथ ले आया हूं, एक ही रिलेशन में ले आया। तो जब मैं इनको कंबाइन करूंगा तो दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो एक्सेलरेशन तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक हो गया। और F क्योंकि ऊपर है, न्यूमरेटर में है, F ऊपर आ जाएगा, और मास डिनोमिनेटर में है वो वहीं रहेगा। सो रिलेशन क्या बन जाएगा, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F ओवर M, ठीक है। अब एक चीज आपने याद रखनी है, फिजिक्स में हम आगे भी बहुत ज्यादा लॉज, बहुत ज्यादा डेरिवेशंस करेंगे, उसमें अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे इतना एक्सप्लेन नहीं किया करूंगा। जब भी आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, किसको, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल टू के साइन में चेंज करना है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इसको हम कह रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इसको जब हम चेंज करते हैं इक्वल के साइन में, तो साथ में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। वो डिफरेंट लॉज में डिफरेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारे पास अपीयर होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपीयर होता है उसको हम कहते हैं के, ठीक है, इसे स्मॉल आपके पास के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं, आपने पढ़ा होगा मैथ में, या हो सकता है कंप्यूटर में पढ़ा हो 8th क्लास में, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स, ठीक है। क्या फर्क होता है दोनों में, मैंने जैसा कि आपको उसमें बताया था, ग्राफ में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी जब मैंने आपको मल्टीमीडिया स्क्रीन पर दिखाया था, कांस्टेंट और वेरिएबल्स में क्या फर्क होता है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं करती, टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं करती, और वेरिएबल वो होता है, हम ग्राफ को प्लॉट करते थे वेरिएबल्स के दरमियान, वेरिएबल की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज करती रहती है, जिस तरह ग्राफ में भी चेंज कर रही थी 10, 20, 30, इस तरह 5, 10, 15, 20 चेंज कर रही थी टाइम के साथ वैल्यू, लेकिन कांस्टेंट की चेंज नहीं कर रही थी। इसीलिए यहां पर हमने जो कहा है उसको हमने कहा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कि ये जो अपीयर होगा कांस्टेंट, इसकी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है।
पहली चीज क्या बताई कि जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल टू के साइन में चेंज करना है तो साथ में हमेशा एक क्या आता है आपके पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपीयर होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के केस में ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है k, ठीक है। और जब इसकी डिफरेंट वैल्यूज को, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया, डिफरेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू ली गई, मास की और फोर्स की, और जब इनको सॉल्व किया गया तो वैल्यू ऑफ k SI यूनिट्स में जो k की वैल्यू है वो होती है 1, ठीक है। ये आपकी बुक में भी मेंशन है कि SI यूनिट्स में k की वैल्यू होती है 1, ठीक है। सो अगर मैंने अच्छा यहाँ पर क्या किया, मैंने ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर कांस्टेंट लगा दिया तो अब इक्वल टू का साइन आ गया, तो इक्वल टू का साइन शो करता है इक्वेशन को, ये बन गई एक इक्वेशन। मैंने इक्वेशन को कर लिया रीअरेंज, क्योंकि मुझे वैल्यू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मुझे वैल्यू चाहिए नेट फोर्स की, F की। सो मैंने F को एक तरफ रखा, मैस वहां जाकर आपके पास जो है, ठीक है, मैस आपके पास वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और K जो है, ठीक है, K आपके पास क्या हो जाएगा, K आपके पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो मिस्टेक हो गई थी, मैंने वहां पर K मल्टीप्लाई किया हुआ था, K यहाँ आकर आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वहां पर मिस्टेक थी, उसको सही कर दिया, K यहाँ आकर डिवाइड और M आपका वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू MA ओवर K, ठीक है। MA ओवर K बन गई। K की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल टू MA। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को दोबारा बताता हूं कि जब हम इक्वल टू साइन में चेंज करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसे हम कहते हैं K। सो K की वैल्यू SI यूनिट्स में होती है 1। जब हमने 1 पुट की तो वैल्यू फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू MA। This is the formula to calculate the value of a net force acting on a body of mass m which produces an acceleration in the body A, ठीक है। ये क्या है, नेट फोर्स F, m है mass of the body और A जितनी acceleration उसमें प्रोड्यूस हुई ड्यू टू द नेट फोर्स। सो F इज इक्वल टू MA बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके न्यूमेरिकल जितने भी हैं इस चैप्टर के, आधे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला से सॉल्व होंगे। और आगे कहीं भी आपको कहा जाए किसी भी चैप्टर में कि नेट फोर्स निकालें तो डायरेक्ट आपने ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। सो यूनिट, नेक्स्ट हमारा है यूनिट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फोर्स को सर आइजैक न्यूटन के नाम पर ही इसका यूनिट रखा हुआ है, विच इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, 1 न्यूटन। अच्छा, यूनिट का क्या मतलब होता है, कहीं भी वर्ड यूनिट आ जाए, यूनिट का मतलब होता है 1, कि यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब है कि 1 न्यूटन। सो आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स, और बच्चे वहां पर गलती करते हैं, बच्चे वहां पर लिख देते हैं कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यह आंसर बिल्कुल गलत है। उसने कहा है डिफाइन करो उसे कि वो है क्या, डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स। अब ये जो सेकंड पिंक बॉक्स है आपके पेज नंबर 60 पर, इसके ऊपर आप क्वेश्चन बना लें या हेडिंग बना लें। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, रिमेंबर। पहली हेडिंग क्या थी, उसकी स्टेटमेंट, दूसरी हेडिंग मैथमेटिकल फॉर्म, तीसरी हेडिंग बनेगी यूनिट ऑफ फोर्स। जो सेकंड पिंक बॉक्स है उसके ऊपर हेडिंग बना लें यूनिट ऑफ फोर्स। अब वो क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है 1 न्यूटन इज द फोर्स। 1 न्यूटन कौन सी फोर्स होगी, दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम। यानी कि 1 न्यूटन ऐसी फोर्स होगी जो कि 1 किलोग्राम मास, क्योंकि यूनिट है ना तो इसलिए अब 1 किलोग्राम लिखा है, 1 न्यूटन लिखा है। सो 1 न्यूटन वो फोर्स होगी जो कि 1 किलोग्राम बॉडी के मास में, ठीक है, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 यहां क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हम यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। यूनिट का मतलब होता है 1। सो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, ऐसी 1 न्यूटन एक ऐसी फोर्स है जो कि 1 किलोग्राम मास की बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। सो 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जब मल्टीप्लाई होंगे क्या बन जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
सो ये आपके पास यूनिट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन आ गई, नीचे आपने इक्वेशन के साथ भी उसको लिख देना है। ये आपका यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 3.1 आपके लिए होमवर्क है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। सिंपल, आपके पास फोर्स और मास की वैल्यू दी हुई है, आपने यही फॉर्मूला से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। m वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको वर्क फॉर डे 3 में बताया था कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम का यूनिट क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या NS भी मैंने आपको कहा था, न्यूटन सेकेंड। अब उस वक्त हमने न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था कि क्यों उसका यूनिट न्यूटन सेकेंड भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी आता है कि यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब किस तरह है वो, अब उसको हम देखते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसको ऊपर ले जाएं या उसको डिवाइड में लिख लें, एक ही बात। अच्छा, लास्ट अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 में जब हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व किया था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर हम इक्वेशन में किसी एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है, जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप पीछे आएँ पेज नंबर 46 पर, पेज नंबर 46 पर अपनी बुक के, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में उसने क्या किया था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय BC ओवर OD, जो कि BC ओवर OD क्या थी, एक्सेलरेशन। जब मैंने आपको बताया था ना वहां पर भी कि अगर तो आप इस तरह करें कि इस तरह आपके पास लिखा हुआ है कि 3 + 1 = 3 + 1, ठीक है। आप दोनों इक्वेशंस की साइड पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से क्या करें, डिवाइड भी कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इक्वेशन के बाद 2 से मल्टीप्लाई भी इसको कर देता हूं और 2 से डिवाइड भी कर देता हूं, ठीक है। सो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इक्वेशन पर क्यों नहीं कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये 2 को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ डिवाइड भी कर दिया, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन वैसे की वैसे ही रही, 3 + 1 = 3 + 1 = 4। इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसी तरह हमने वहां पर किया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कि हमने एक्सेलरेशन से दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया था, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन हमें अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म मिल गई थी, ठीक है। यहां अब मैं यही चीज अप्लाई करने लगा, मैं सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसको बेसिकली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने इस तरह लिख लिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड को मैंने इस तरह लिख लिया और मैंने साथ में क्या किया, सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दिया, सेकंड से डिवाइड भी कर दिया। अगर मैं देखूं तो इक्वेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सेकंड जो है वो सेकंड से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन तो मेरी वही रहेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन अब मैंने ये ऑपरेशन क्यों परफॉर्म किए, मैंने इसलिए परफॉर्म किया आपको दिखाने के लिए कि वो न्यूटन सेकंड यूनिट किस तरह बनता है। अब देखें, ये वाला जो सेकंड है ये इस सेकंड के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला सेकंड इस सेकंड के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। इस वक्त इसकी यहाँ सेकंड की पावर 1 और यहाँ कोई पावर ना हो तो 1 पावर होती है, ठीक है। बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको ये जो मैंने यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, किलोग्राम सेकंड को अगर मैं नीचे ले जाकर भी लिख सकता हूँ, वो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड कर दूं, डिनोमिनेटर में ले जाऊं, तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर दोबारा आते हैं, इस सेकंड को इस सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया सेकंड स्क्वायर और ये वाला सेकंड ऐसे ही रहा, इसको कोई नहीं छेड़ा हमने, ठीक है। सो अगर आप इसको देखें, इसको अभी भूल जाएं, सिर्फ इसको देखें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 न्यूटन के इक्वल है या न्यूटन के इक्वल है, ठीक है। सो इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं न्यूटन। क्यों लिख सकता हूं ना, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मुझे पता है फ्रॉम द यूनिट ऑफ फोर्स किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1 न्यूटन के। सो इसकी जगह मैं यहां न्यूटन लिख देता हूं, ठीक है। सो न्यूटन आ जाएगा इसकी जगह और सेकंड वैसे ही रहेगा, क्या बन जाएगा, NS या न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड को मैंने किसके इक्वल ले आया, मैं न्यूटन सेकंड के। इसका मतलब ये है मोमेंटम का यूनिट 2 यूनिट्स होते हैं, एक तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो कि उसका SI यूनिट है,
और एक उसका डिराइव यूनिट है जो कि कौन सा है आपके पास, NS, न्यूटन सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दफ़ा आ चुका है। MCQs की स्टेटमेंट आती है कि द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, ठीक है, उसमें कौन सा है, NS। अगर तो ये दोनों आ जाएं तो फिर ऑप्शन बोथ A एंड B या बोथ B एंड C की भी होगी, ठीक है। अगर तो ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, फिर NS को नहीं टिक करके आ जाना, क्योंकि दोनों ही यूनिट्स हैं मोमेंटम के। सो इसलिए आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। न्यूटन के 2 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इफ़ यू फाइंड एनी क्यूरी और प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर, you can contact us through a number which will be given to you at the end of this video through a text message, voice message or through an image. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में उसको सॉल्व किया जाएगा। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।